नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम कुछ चीजें आप लोग को क्लियर बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में सबसे पहली चीज ये है कि आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक बने रहने में फायदा ये होगा कि मैं जब आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो इन टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, साथ साथ उन फैक्टों को बताऊंगा और महाजनपद काल के बारे में आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है? यानी कौन सा ऐसा बौद्धिस्ट आपका लिटरेचर है जिसमें आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दिया गया है क्या? भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, बुद्ध चरित या फिर विनय पिटक। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय। अब देखते हैं कि बाकी हमारे ऑप्शन सही क्यों नहीं होंगे। अब हम लोग बात करें सबसे पहले अगर भगवती सूत्र की, तो भगवती सूत्र क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि भगवती सूत्र आपका एक जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। हालांकि भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख आया हुआ है, लेकिन वह नाम भिन्न है, थोड़ा सा अलग है। कुछ नाम मैच करते हैं, कुछ नाम अलग हैं। और चूंकि ये जैन ग्रंथ है, चूंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस बौद्ध ग्रंथ में, तो बौद्ध ग्रंथ हमारा सही उत्तर क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख आया है, लेकिन यह एक जैन ग्रंथ है। इसके बाद से अंगुत्तर निकाय मैंने बताया बौद्ध ग्रंथ है जिसमें इन 16 महाजनपदों की पूरी सूची दी गई है। इसके बाद देखते हैं जैसे बुद्ध चरित। बुद्ध चरित किसने लिखा है? तो कहा जाता है बुद्ध चरित को अश्वघोष ने लिखा है। और अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो कहा जाता है ये कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। और इसमें बुद्ध की चरित्रों का वर्णन किया गया है। चौथा ऑप्शन हम लोग का जो है वो है विनय पिटक। विनय पिटक किससे रिलेटेड है? तो कहा जाता है विनय पिटक भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित ग्रंथ है, लेकिन यह प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान लिखा गया। और इसमें मुख्यतः क्या दिया गया है? तो इसमें मुख्यतः भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं कि भिक्षुओं के जीवन दिनचर्या में कैसे उनको जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, इन सारी चीजों का विनय पिटक में उल्लेख किया गया है, जो आपके कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान लिखा गया। प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान 2 किताबें लिखी गई थी, एक विनय पिटक और एक सुत्त पिटक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जो आपके बुद्ध के समय में सबसे अधिक बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? तो पहले मैं बता दूं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी में हम लोग को कुल कितने 16 महाजनपद और 10 गणराज्य मिलते हैं। जैसे हम लोग बात करें तो उसमें आपके महाजनपदों में कौन था? जैसे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, सूरसेन, अस्मक, गांधार, कंबोज, अवंती, ऐसे करके 16 महाजनपद थे। गणराज्यों की बात करें तो कुल 10 गणराज्य थे, जैसे रामग्राम के कोली, पिपलीवन के मोरी, पावापुरी के मल, कुसिनारा के मल, कपिल वस्तु के साक, वैशाली के लिच्छवी, रामग्राम के कोली। तो इस तरह से कुल 10 गणराज्य थे। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह की शासन पद्धति दिखाई दे रही है। एक हम लोग को राजतंत्र दिखाई दे रहा है और एक गणतंत्र यानी रिपब्लिकन स्टेट दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे गणतंत्र ऐसा वर्तमान गणतंत्र जैसा नहीं था। वहां पे क्या होता था? सामूहिक शासन किया जाता था, मिलकर शासन किया जाता था, वही गणराज्य कहलाते थे। हालांकि हमारे 16 महाजनपदों में 2 ऐसे महाजनपद थे जो गणराज्य का भी रूप धारण किए हुए थे, एक वज्जी और दूसरा होता था मल्ल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। अब कह रहा है बुद्ध के समय में शाब्दिक बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? ऑप्शन दिया आपका कपिल वस्तु के साथ, पावापुरी के मल, वैशाली के लिच्छवी या रामग्राम के कोली। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वैशाली के लिच्छवी। कहा जाता है कि जो वैशाली के इसी के आसपास के एरिया में वैशालियों का साम्राज्य बसा हुआ था और कहा जाता है कि गणराज्यों में सबसे बड़ा और सबसे अधिक शक्तिशाली था। अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शन हमारे क्यों नहीं होंगे। जैसे हम लोग बात करें कपिल वस्तु के साथ के, तो कपिल वस्तु कहाँ पड़ता है? कहा जाता है नेपाल के तराई में पड़ता है। गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के शाक्य कुल से संबंधित थे, इसीलिए गौतम बुद्ध का एक नाम
शाक्य मुनि भी है, उन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। पावापुरी के मल, मल्लों के दो क्षेत्र थे, एक कुशिनारा के मल, एक पावापुरी के मल। तो पावापुरी का मल का जो एरिया था वो इसलिए भी ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध है क्योंकि पावापुरी के मल्ल गणराज्य में ही महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और रामग्राम के कोलिय ये वर्तमान समय में आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जगह है जिसका नाम है रामगढ़ताल के नाम से जाना जाता है। उसी क्षेत्र को प्राचीन काल में रामग्राम के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर कोलियों का शासन था। तो इस प्रकार से इसका हमारा उत्तर क्या होगा, वैशाली के लिच्छवी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। तो मैंने बताया आप लोगों को कि कुल 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में 15 महाजनपद आपके उत्तर भारत में थे और केवल एक महाजनपद दक्षिण भारत में था और उस महाजनपद का नाम क्या था, अस्मक। अस्मक महाजनपद हमारा दक्षिण भारत में पड़ता था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अस्मक। इसकी राजधानी को कहा जाता है, इसकी राजधानी का नाम था पोटन या कहीं कहीं पोटली भी दिया जाता है कि इसकी राजधानी का नाम था। कुछ किताबों में आपको प्रतिष्ठान भी मिलेगा इसकी राजधानी का नाम। ठीक है, कहा जाता है अस्मक महाजनपद जो था ये दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था और वर्तमान समय का हम लोग कह लें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र इसमें शामिल होता था। अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। अवंती, अवंती के बारे में कहा जाता है कि अवंती 2 भागों में बटी हुई थी। मुख्यतः यह नर्मदा नदी के उत्तरी हिस्से में स्थित था। अब क्या था, अवंती 2 क्षेत्रों में बटी थी। एक को हम लोग कहते थे क्या, नॉर्थ अवंती और एक को कहा जाता था साउथ अवंती। अब जो नॉर्थ अवंती का कैपिटल था उसका मध्य प्रदेश में वर्तमान समय का स्थित उज्जैन, उस समय भी उज्जैन के नाम से जाना जाता था। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, माहिष्मती। ये वही माहिष्मती है जिस पर आप लोगों ने देखा था कि एक मूवी भी आई थी जिसे काफी प्रसिद्धि मिली थी इंडिया में, बाहुबली। ठीक है, बाहुबली के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे आपके इतिहास के अलग अलग हिस्सों से उठाकर ही बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे बाहुबली एक साउथ में राजा का नाम मिलता है। ठीक है, भल्लाल देव भी एक राजा का नाम मिलता है, साउथ इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा। तो इस तरह से माहिष्मती कहा जाता है काफी ताकतवर था, लेकिन माहिष्मती से ज्यादा ताकतवर कौन था, अवंती था। और माहिष्मती और अवंती के ताकत का मुख्य कारण क्या था, इनके पास काफी अच्छे लोहे के भंडार थे, इसलिए अवंती काफी ताकतवर माना जाता है। 16 महाजनपदों में कहा जाता है कि 16 महाजनपदों में जो सबसे ताकतवर था वो तो मगध था, लेकिन अगर कोई मगध को चैलेंज कर सकता था तो वो अवंती था, क्योंकि दोनों के पास अच्छे किस्म के लौह भंडार थे। अब अगला देखते हैं, मत्स्य। मत्स्य जो महाजनपद था कहा जाता है कि ये वर्तमान समय का जो आपका राजस्थान में मोस्टली कहां पे, जयपुर, भरतपुर और अलवर का मुख्य क्षेत्र अलवर था। अलवर का जो क्षेत्र था वो मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी कहां हुआ करती थी, विराटनगर हुआ करती थी। इसके बाद है सूरसेन। तो सूरसेन महाजनपद कहां स्थित था, तो कहा जाता है सूरसेन महाजनपद वर्तमान समय का ब्रजमंडल, यूपी का जो ब्रजमंडल क्षेत्र है यानी मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र, वही क्या कहलाता था, सूरसेन महाजनपद कहलाता था और इसकी राजधानी कहां हुआ करती थी, मथुरा हुआ करती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अवंती, मत्स्य और सूरसेन ये उत्तर भारत में पड़ते हैं, लेकिन अस्मक नर्मदा नदी के नीचे गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अस्मक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस गणराज्य में प्राप्त हुआ। ठीक है, गणराज्य में प्राप्त हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब पहला कह रहा है मल्ल गणराज्य, दूसरा कह रहा है मौर्य गणराज्य, तीसरा कह रहा है मिथिला गणराज्य, चौथा कह रहा है शाक्य गणराज्य। तो हम लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि गौतम बुद्ध शाक्य कुलीन क्षत्रिय थे, तो इनका जन्म यहाँ पे हुआ था। हमारा करेक्ट आंसर होगा मल्ल गणराज्य। यानी बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस राज्य में प्राप्त हुआ, तो मल्ल गणराज्य में। मल्लों का मैंने 2 क्षेत्र बताया था, एक कुशिनारा का मल, एक पावापुरी के मल।
तो कहा जाता है कुशीनगर, या इसे ही प्राचीन काल में कुशीनारा कहा जाता था, जो हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो यानी मृत्यु हुई थी उनकी, तो किस नदी के किनारे हुई थी, तो हिरण्यवती नदी के किनारे हुआ था। तो मल्ल गणराज्य, जो मल्ल रिपब्लिक था, यहीं पे क्या था, यहीं पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मौर्य गणराज्य, जो मौर्य गणराज्य था, ये प्रेजेंट टाइम में यूपी के आपके गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक क्षेत्र पड़ता है कुसमही। वही कुसमही और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था, तो प्राचीन काल में मौर्य गणराज्य कहा जाता है। ये इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य गणराज्य से ही संबंधित था, इसलिए वो जाति से उसका नाम क्या फेमस हुआ, मौर्य के नाम से फेमस हुआ। मिथिला प्रेजेंट टाइम में कहा जाता है बिहार और नेपाल का क्षेत्र पकड़कर ये मिथिला नामक आपका गणराज्य हुआ करता था। कहा जाता है मिथिला के राजा, आप देखेंगे रामायण में जो मिथिला के राजा का नाम आता है वो जनक का नाम आता है, जो सीता के पिता हुआ करते थे उनका उल्लेख आता है। और शाक्य गणराज्य कहा जाता है प्रेजेंट टाइम में आपका नेपाल और यूपी के बॉर्डर वाले हिस्से को पकड़कर लोकेट था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, मल्ल गणराज्य में महापरिनिर्वाण किसको प्राप्त हुआ, बुद्ध को प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए अक्सर परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं हम लोग को, और ये मैच करने होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा सा नॉलेज डबल करना होता है, तभी हम ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब इसमें एक साइड महाजनपद है और दूसरी साइड उनकी राजधानियां दी गई हैं, अब उसे मैच करना है, ठीक है। अब मगध महाजनपद, तो मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ पड़ती थी, राजगीर, या इसे राजगृह के नाम से जाना जाता था, जो बिहार में लोकेटेड है, ठीक है। पांचाल महाजनपद की राजधानी पड़ती थी कहां पे, अहिछत्र। ये अहिछत्र का एरिया था। कहा जाता है कि पांचाल का जो एरिया था ये वर्तमान समय में बदायूं बरेली का क्षेत्र इसमें समाहित होता था, और कहा जाता है कि पांचाल महाजनपद दो भागों में विभाजित था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या होती थी, काम्पिल्य हुआ करती थी। एक है आपका अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ये बिहार के पूर्वी बिहार में पड़ता था, ठीक है। और कहा जाता है कि काफी शक्तिशाली ये भी क्षेत्र हुआ करता था। महाभारत में कहा गया है कि आपका कर्ण यहाँ का राजा हुआ करता था महाभारत काल में। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती से एक क्वेश्चन आता है कि श्रावस्ती का एक और प्राचीन नाम क्या है, तो कहा जाता है इसको सहेत और महेत के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कौशल साम्राज्य दो भागों में विभाजित था, एक नॉर्थ और एक साउथ। जो उत्तरी कौशल था उसकी राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती, और जो साउथ कौशल होता था उसकी राजधानी कहाँ होती थी, तो वर्तमान समय का अयोध्या, यूपी के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो अयोध्या क्षेत्र है इसे प्राचीन काल में साकेत के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग मैच कर लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नगरीय क्रांति से आ जाते हैं। कह रहा है भारत में दूसरी नगरीय क्रांति दिखाई देती है, ठीक है। तो भारत में जो पहली नगरीय क्रांति दिखाई दी थी वो सिंधु घाटी में, और दूसरी नगरीय क्रांति हम लोग को कहां दिखाई देती है, गंगा घाटी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, गंगा घाटी। यानी भारत की दूसरी नगरीय क्रांति कहां दिखाई देती है हम लोग को, गंगा घाटी में दिखाई देती है। और सिंधु नदी घाटी में क्या दिखाई देता है, तो सिंधु नदी घाटी में भारत की प्रथम नगरीय क्रांति, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया भारत की प्रथम नगरीय क्रांति कहां दिखाई देती है, तो आप कहेंगे इंडस वैली में, ठीक है। लेकिन अगर पूछा गया दूसरी नगरीय क्रांति कहां दिखाई देती है, तो आप कहां कहेंगे, गंगा वैली में। नर्मदा वैली और गोदावरी वैली में हमें कोई नगरीय क्रांतियां होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में दूसरी नगरीय क्रांति की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है ये बताना है, क्योंकि हर क्रांति की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, इंपॉर्टेंस होती हैं, उसे हम लोग को जानना जरूरी होता है। तो कह रहा है लिपि का विकास, सिक्के का प्रचलन, व्यापार का पतन, बौद्धिक वर्ग का उदय। तो किसी भी नगरीय क्रांति की विशेषता में क्या होता है, व्यापार का पतन नहीं, व्यापार का विकास होता है। तो ये हमारा करेक्ट नहीं है, यानी यही हमारा आंसर होगा।
क्या होगा? व्यापार का पतन। यह विशेषता नहीं है, ठीक है, क्योंकि पतन कभी विशेषता नहीं हो सकती। और मुख्यतः दूसरी नगरीय क्रांति में पतन नहीं हुआ था व्यापार का बहुत तेजी से क्या हुआ? विकास हुआ था। अब देखिए पहला क्या है? लिपि का विकास। तो हम लोग लिपि का विकास इन सेंस ये है, लिपि तो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लेकिन उस स्क्रिप्ट को, उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट रीड करने का काम कब होता है? तो कहा जाता है दूसरी नगरीय क्रांति के दौरान पहली बार लिपि का विकास होता है। ऐसी लिपि जिसे पढ़ लिया गया, पठनीय है, वो कब हुआ? दूसरी नगरीय क्रांति के दौरान। सिक्कों का प्रचलन, इसके पहले हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या आर्यन सिविलाइजेशन में किसी भी तरह के क्वाइंस नहीं देखने को मिलते हैं, सिक्कों का प्रचलन नहीं मिलता है। बट पहली बार हम लोग को क्वाइंस कहां पे दिखाई देते हैं? तो कहा जाता है पहली बार क्वाइंस हम लोग को 600 बीसी गंगा वैली में जो सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन दिखाई देता है, उसमें हम लोग को पहली बार सिक्कों का प्रचलन दिखाई देता है। और भारत में, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि भारत में जो सिक्के प्रारंभिक दौर में बनाए गए वो किस धातु के बनाए जाते थे, या उन सिक्कों का नाम क्या था? तो उन सिक्कों को क्या कहते थे हम लोग? तो उन सिक्कों को कहा जाता था आहत, आहत सिक्के, या इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं पंचमार्क क्वाइंस, पंचमार्क सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है। बौद्धिक वर्ग का उदय, यह इस नगरीय क्रांति की बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन थी। क्यों थी? क्योंकि पहली बार हम देखते हैं कि भारत में एक धार्मिक क्रांति होती है, और उस धार्मिक क्रांति से कहा जाता है कि भारत में उस धार्मिक क्रांति से कुल 62 नए रिलीजन बने, नए धार्मिक संप्रदाय बने, ठीक है, लेकिन उसमें से फेमस केवल 2 ही हुए, एक बौद्ध धर्म दर्शन और एक जैन धर्म, यानी बौद्धिज्म और जैनिज्म ही आपके क्या होते हैं? फेमस होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 बीसी गंगा वैली में श्रेणी किसे कहते थे? गंगा घाटी में श्रेणी क्या होती थी? एक इंस्टीट्यूशन था, एक क्वाइन था, या कास्ट था, या लेबर, यानी संस्था था, सिक्का था, जाति थी, मजदूर थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या? संस्था, इंस्टीट्यूशन था। और ये किसका इंस्टीट्यूशन होता था? तो कहा जाता है व्यापारियों का ये संस्था होता था 600 बीसी गंगा वैली में, जिसे हम लोग क्या कहते थे? श्रेणी के नाम से जानते थे। सिक्कों को मैंने अभी आपके इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि सिक्कों को क्या कहते थे? आहत, या इंग्लिश में पंचमार्क सिक्के कहते थे। कास्ट सिस्टम, यहां पर हम जाति की बात करें तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था चल रही थी, ठीक है। और मजदूर, लेबर शब्द का कहीं भी मजदूर वर्ग का उल्लेख नहीं आया है। शुरुआत में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? संस्था। श्रेणी क्या थी? व्यापारियों की एक संस्था होती थी, और इस व्यापारियों की जो श्रेणी होती थी, उसके मुखिया को हम लोग क्या कहते थे? सार्थवाह के नाम से जाना जाता था, उसे सार्थवाह कहा जाता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत के प्राचीनतम सिक्के किस धातु के बनाए जाते थे? अभी मैंने बताया आपको कि भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से थे, तो उन सिक्कों का नाम क्या था? तो आहत या पंचमार्क सिक्के। अब ये किस धातु के बनाए जाते थे? तो याद रखिएगा, ये सिक्के मुख्यतः चांदी के बनाए जाते थे, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सिल्वर। ये मेनली आपके सिल्वर के बनाए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कॉपर के नहीं बनाए जाते, कॉपर के भी बनाए जाते थे, लेकिन ज्यादातर किसके बनाए जाते थे? चांदी के बनाए जाते थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो हमारा क्या आंसर होगा? सिल्वर के, यानी भारत के प्राचीनतम सिक्के किस धातु के बनाए जाते थे? सिल्वर क्वाइन थे वो, ठीक है। गोल्ड क्वाइन थोड़ा सा बाद में चल के हम लोग को मिलता है। आयरन का कोई भी क्वाइन नहीं मिलता है, और ब्रोंज का भी कोई हमें क्वाइन भारत में दिखाई नहीं देता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का क्या कारण नहीं था? यानी मगध एम्पायर जो राइज करता है, उस राइज में इन कारणों में से क्या नहीं था? वैसे तो मगध एम्पायर के राइज के ढेरों सारे कारण थे। अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में मैंने बोला है आपको कि मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन हमारा दिया है सुरक्षित राजधानी, लौह भंडार, उपजाऊ भूमि और विदेशी आक्रमण, ठीक है। तो उत्कर्ष यानी राइजिंग में रीजन विदेशी आक्रमण हो ही नहीं सकता, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? विदेशी
आक्रमण मगध के उत्कर्ष का कारण नहीं था, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो मगध के उत्कर्ष के कारण थे। जैसे मगध की राजधानी का सुरक्षित होना, मगध की दोनों राजधानियां, चाहे प्रारंभिक राजधानी हम गिरिवज्र कहें या राजगीर कहें, और सेकंड कैपिटल जो डेवलप हो जाती है पाटलिपुत्र या पटना, जो वर्तमान समय हम लोग पटना कहते हैं, वो दोनों सेफ था। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा कैसे। लौह भंडार, मैंने आपको इसके पहले ही समझाया था कि कहा जाता है महाजनपदों में 2 के पास सबसे बेस्ट क्वालिटी के आयरन माइंस थे। किसके किसके पास? एक मगध एम्पायर के पास और एक किसके पास? अवंती के पास। अवंती और मगध के पास काफी कहा जाता है अच्छे किस्म के लौह भंडार थे, इसलिए कहा जाता है मगध के राइजिंग में इस लौह भंडार की भी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका थी। उपजाऊ भूमि, फर्टिलाइट लैंड, ठीक है। अगर फर्टिलाइट लैंड की हम बात करें तो कहा जाता है कि मगध का जो क्षेत्र था वो नदी घाटी क्षेत्र था, और आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि जो नदी घाटी का क्षेत्र होता है वो फर्टिलाइट ज्यादा होता है, उपजाऊ ज्यादा होता है, और जब मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगी तो कभी भी आपके खाने से अधिक उत्पादन करेगी, और जब खाने से अधिक उत्पादन करेगी तो फिर आप उसका क्या करेंगे? उसको रखेंगे नहीं, ट्रेडिंग के बारे में सोचने लगेंगे। तो इस तरह से इस हफ्ते का जो 10 क्वेश्चन थे उसके बारे में मैंने आप लोग को डिस्कस कर दिया। अब चलते हैं हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों और फैक्ट्स के बारे में आपको बताता हूं। बने रहिए, देखते रहिए। देखिए, दूसरी नगरी क्रांति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? किसी भी नगरी क्रांति की कुछ विशेषताएं होती हैं। कहा जाता है गॉर्डन चाइल्ड ने भारत में जो दूसरी नगरी क्रांति हुई उसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं। जैसे पहला उन्होंने कहा कि शासक वर्ग का उदय। अगर हम लोग 600 बीसी से पहले देखें भारत में तो हमें कोई रूलर क्लास नहीं दिखाई देता है, कोई राजा टाइप का पर्सन नहीं दिखाई देता है, ठीक है। पहली बार हम लोग देखते हैं 600 बीसी गंगा वैली में आपके राजतंत्रों का विकास होता है, राजा का उद्भव होता है, ठीक है। अगला देखते हैं मुद्रा का प्रचलन। हम इसके पहले देखते हैं चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चाहे आर्यन सिविलाइजेशन हो, यहाँ पे क्वाइंस नहीं थे, लेकिन पहली बार अब विनिमय का, लेन देन का माध्यम क्या बनता है? क्वाइंस हो जाते हैं, ठीक है। मुद्रा का प्रचलन हो जाता है, करेंसी चल जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वाणिज्य व्यापार का तेजी से विकास। अब क्या हुआ? मैंने बताया कि एरिया कैसा था, तो एरिया फर्टिलाइट था ज्यादा, तो क्या हुआ? लोगों के पास खाने से अधिक हुआ, और जब खाने से अधिक हुआ तो लोगों ने उसकी ट्रेड करनी शुरू कर दी। जब लोगों ने ट्रेड शुरू किया तो ट्रेड से क्या हुआ? धीरे धीरे मार्केट डेवलप हुए। अब मार्केट डेवलप हुए तो दूर दूर के व्यापारी यहाँ आने लगे, और जब दूर दूर के व्यापारी आने लगे तो क्या हुआ? राजा का जो टैक्स था वो बढ़ता गया, और राजा के पास अब क्या हो गया? पैसा ज्यादा आने लगा, तो राजा धीरे धीरे क्या हुआ? शक्तिशाली हुआ, और इसी के साथ साम्राज्यों का विकास प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारा व्यापार, वाणिज्य व्यापार का तेजी से विकास। पठित लेखक सामग्री की उपलब्धता, यानी कि पहली बार हम लोग को गंगा वैली में एक पढ़ने योग्य लेखन सामग्री दिखाई देती है, लिटरेचर दिखाई देता है, यहीं से लिखने शुरू हो गए, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और जो सबसे प्राचीनतम हम लोग की पढ़ ली गई लिपि है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं। भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे प्राचीनतम ज्ञात पढ़ी गई लिपि है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उस लिपि को हम लोग ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्या हुआ? समाज में एक जागरूकता, एक नगरी क्रांति का कारण बना। कृषि में अतिशेध उत्पादन, जैसा मैंने कहा कि लोगों ने अतिशेध उत्पादन किया, आवश्यकता से अधिक यानी खाने से अधिक उत्पादन किया, और फिर उसकी ट्रेडिंग हो गई। व्यवस्थित भू राजस्व का प्रारंभ। इसके पहले हम लोग टैक्सेशन नहीं देखते हैं, लेकिन पहली बार 600 गंगा वैली में हम लोग को एक व्यवस्थित भू राजस्व प्रणाली दिखाई देती है, लैंड रेवेन्यू रेट या सिस्टम दिखाई देता है। सामान्य राज्यों में मगध साम्राज्य, जो मगध एम्पायर था, वो राइज कर जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 16 महाजनपद और 10 गणराज्य में मगध के पास ऐसा क्या था कि वही राइज कर गया, बाकी क्यों नहीं राइज किया? तो इसके पीछे भी कुछ कारण थे। आइए जानते हैं क्या क्या कारण थे। सबसे पहला हम देखते हैं कि मगध की राजधानी का सुरक्षित होना, यानी कि जो
मगध एम्पायर का कैपिटल था, चाहे वो राजगीर हो चाहे वो आपका पटना हो, दोनों के दोनों सुरक्षा की दृष्टि से बड़े ही सुरक्षित थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कहा जाता है जो राजगीर था वो अपने 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 तरफ से वो क्या था, बिल्कुल पहाड़ियों से घिरा था। तो 5 तरफ से अटैक का डर नहीं था, ठीक है, और एक तरफ से कोई आएगा तो हम देख लेंगे, राजा के अंदर ये था, ठीक है, तो सुरक्षित था। आगे चलकर पटना बना, या जिसे हम लोग पाटलिपुत्र कहते हैं। तो पाटलिपुत्र के बारे में कहा जाता है कि यह क्या था, एक नदी दुर्ग के समान था, यानी नदी बहती थी और बीच में आपका क्या था, कैपिटल था, और नदियों से ये क्या था, सुरक्षित था। और इन नदियों से फायदा भी था क्योंकि नदी घाटी का क्षेत्र था, एरिया फर्टिलाइज था, बीच में पाटलिपुत्र आपका बन गया। दूसरी चीज, उस टाइम में यानी एंशियंट इंडिया में माना जाता है कि जो ट्रेड किया जाता था, वाणिज्य व्यापार किया जाता था, वो किसके माध्यम से किया जाता था, नदी के रास्ते ज्यादा सुरक्षित माना जाता था स्थल मार्ग की अपेक्षा, क्योंकि स्थल मार्ग में लूटपाट का खतरा ज्यादा रहता था। तो कहा जाता है कि चूंकि मगध के कैपिटल काफी सेफ थे, इसके कारण मगध साम्राज्य राइज करता है। अगला रीजन देखते हैं, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली शासक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सभी कारणों में अगर मान लीजिए ये सारे कारण दिए हुए हैं और आपसे पूछे कि सबसे बेस्ट आंसर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका मगध साम्राज्य के शक्तिशाली या योग्य शासक। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अगर उन सुविधाओं को सही तरह से कब, कहां और कैसे यूज करना है, अगर इस डिसीजन को लेने वाला व्यक्ति अगर योग्य नहीं है, उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, तो फिर वो कोई भी व्यवस्था सही ढंग से काम नहीं कर सकती। तो मगध साम्राज्य के शक्तिशाली के राजा जो भी हुए, कहा जाता है उन लोगों ने मगध के राइजिंग में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे वो बिंबिसार हो जिसने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया, चाहे उसका पुत्र अजात शत्रु हो जिसने वैशाली को जीता और फाइनली कौशल को जीता और मगध साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। या फिर हम नंद वंश के महापद्मनंद की बात करें तो कहा जाता है उसने साउथ इंडिया तक का अभियान किया था, ठीक है, और नॉर्थ में कहा जाता है ये सिंधु नदी तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया था। मोस्टली पंजाब तक का जो बेल्ट था वहां तक के क्षेत्रों पे इसने अधिकार कर लिया था। नीचे ब्यास नदी तक इसने अपनी बॉर्डर लाइन बना ली थी। इसीलिए कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जब अटैक करता है इंडिया पे, सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो ब्यास नदी से भारत में आगे नहीं बढ़ा था। अगला देखते हैं, तो अगला कह रहा है कि मगध के पास आपका क्या था, तो मगध के पास लोहे की उपलब्धता। कहा जाता है मगध के पास बेस्ट क्वालिटी के आयरन माइंस थे। आज भी हम लोग जानते हैं, अभी बिहार से अलग हो गया झारखंड, लेकिन किसी समय झारखंड आपके बिहार में ही हुआ करता था, और झारखंड का बेल्ट आज भी आप जानते हैं कि मिनरल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बेल्ट है। तो मगध के आसपास लोहे के बेस्ट क्वालिटी के आयरन माइंस थे, और इस लोहे का मगध ने क्या किया, सही वे में यूज किया, सही जगह यूज किया। जैसे इसने बेस्ट क्वालिटी के अपने क्या बनाए, अस्त्र शस्त्र बनाए, ठीक है। कृषि में इसका यूज किया गया, जैसे जंगलों की सफाई की गई, इससे भूमि की हल बनाकर भूमि की गहराई से जुताई की गई, जिससे क्या हुआ, एरिया फर्टिलाइज बना। तो लोहे की उपलब्धता भी मगध के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा। मगध का नदी मार्ग से जुड़ा होना, जैसे मैंने कहा आपसे कि नदी मार्ग से जुड़ा होने के कारण क्या हुआ, ट्रेडिंग यहां से बढ़ गई और एरिया क्या हो गया, फर्टिलाइज रहा। मगध के आसपास हाथियों की उपलब्धता। कहा जाता है मगध के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पे हाथी काफी पाए जाते थे। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एसआई के पेपर में कि भारत का वो पहला साम्राज्य कौन था जिसने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। तो कहा जाता है कि युद्ध में हाथियों का प्रयोग करने वाला पहला साम्राज्य कौन था, मगध साम्राज्य था। तो ये कुछ रीजन थे जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण बने। हालांकि इन दोनों पूरे टॉपिक पे मैं एक पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा आपको, और फिर आप उसको देखिएगा तो पूरा एक एक चीज आपकी इसकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री, रीजन, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी उसमें। अब थोड़ा सा हम लोग महाजनपदों को मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। अब मैप के माध्यम से देखते हैं हम लोग। अब मैप के माध्यम से क्या देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए महाजनपदों की स्थिति क्या दिखाई देती है। जैसे यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले आप लोग चलिए तो ये देखिए, ये अवंती महाजनपद, ठीक है,
अब अवंती का मैंने बताया कि दो हिस्से थे, नॉर्थ अवंती, साउथ अवंती। तो नॉर्थ अवंती कहाँ पड़ता था? नर्मदा नदी के उत्तर, और साउथ अवंती कहाँ था? नर्मदा नदी के दक्षिण। तो नॉर्थ अवंती का कैपिटल कहाँ था? उज्जैन, और साउथ अवंती का कैपिटल कहाँ था? माहिष्मती, यहां पे पड़ता था। ठीक है। इसके बाद देखिए सूरसेन यानी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा में हुआ करती थी। ठीक है। और कहा जाता है कि ये सूरसेन ये व्यापार के लिए काफी फेमस हुआ करता। मत्स्य महाजनपद मोस्टली ये आपका लोकेट था कहाँ पे? राजस्थान में लोकेट था। ठीक है। जिसमें मैंने बताया आपका जयपुर और इसके साथ साथ आपका भरतपुर और उसके आसपास का क्षेत्र इसमें शामिल हो जाया करता था। कुरुक्षेत्र या कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ हुआ करती। वर्तमान समय में दिल्ली और मेरठ और उसके आसपास का क्षेत्र इसमें लोकेट हुआ करता था। और कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। इसके बाद हम आते हैं पांचाल महाजनपद। ठीक है। जो पांचाल महाजनपद है, पांचाल महाजनपद के बारे में कहा जाता है कि इसके दो क्षेत्र थे। वर्तमान समय का अगर हम लोग बात करें तो कहा जाता है कि जो बरेली, फर्रुखाबाद इत्यादि का क्षेत्र था वो पांचाल महाजनपद में पड़ता था। ठीक है। और पांचाल महाजनपद भी आपके दो भागों में बटा था, एक उत्तरी पांचाल, एक दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी मैंने बताया था आपको कहाँ पे थी। तो कहा जाता है उत्तरी पांचाल की जो राजधानी हुआ करती थी वो अहिच्छत्र, जिसे वर्तमान समय में यूपी का रामनगर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहाँ पड़ती थी? काम्पेल्ले पड़ती थी। ठीक है। कोसल, कोसल की राजधानी कहाँ थी? तो कोसल की राजधानी मैंने कोसल भी बताया दो हिस्से में था। एक इसकी राजधानी श्रावस्ती पड़ती थी और दूसरी अयोध्या या साकेत। इसी श्रावस्ती को सहेत और महेत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए ये भी मल्ल भी क्या था? आपका एक गणराज्य के साथ साथ क्या था? यहाँ पर कहा जाता है कि मल्लों के आपके ये महाजनपदों की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो ये मल्ल, कुशिनारा के मल्ल और पावापुरी के मल्ल। ठीक है। इसके बाद से देखिए यहाँ पे मल्ल का उल्लेख किया गया है। अंग, अंग महाजनपद यानी इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हुआ करती थी। ठीक है। मगध महाजनपद, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगृह। ठीक है। यहाँ पे लोकेट हुआ करती थी। ये देखिए ये कलिंग का हिस्सा है। ठीक है। ये कलिंग महानदी के आसपास का क्षेत्र यानी कि वर्तमान समय का उड़ीसा वाला क्षेत्र। ठीक है। ये आप देखिए अगर साउथ इंडिया में हम आते हैं तो कृष्णा नदी से जैसे ही नीचे आप जाएंगे तो कहा जाता है कि ये वाला जो हिस्सा है आपका ईस्टर्न घाट। ठीक है। ईस्टर्न घाट पे चोल एम्पायर था। ठीक है। अगर हम लोग अरेबियन सी वाला सेक्शन में देखें बिल्कुल नीचे और ईस्टर्न घाट को पकड़ के तो यहाँ पर पांड्य डायनेस्टी थी। ठीक है। और अगर हम वेस्टर्न घाट पे आते हैं यानी प्रेजेंट टाइम का मोस्टली केरल वाला एरिया तो यहाँ पे चेर डायनेस्टी हम लोग को दिखाई देती है। ठीक है। अस्मक महाजनपद, ये देखिए। ठीक है। ये मैंने बताया ना ये क्वेश्चन था कि कौन सा महाजनपद साउथ में लोकेट था, तो कौन सा था? अस्मक महाजनपद आपके साउथ में लोकेट था। ठीक है। अगला देखते हैं कि कंबोज महाजनपद, इसकी राजधानी हाटक हुआ करती थी। हाटक, हाटक नाम मिलता है और कहा जाता है कंबोज अपने घोड़ों के लिए काफी प्रसिद्ध था। ठीक है। एक महाजनपद गांधार महाजनपद होता था और गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला, जो कहा जाता है विद्या का एक काफी प्रसिद्ध केंद्र था। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी महाजनपदों को समझने की कोशिश की। एक था आपका वत्स महाजनपद। ठीक है। जिसका क्षेत्र कहाँ पड़ता था? तो इलाहाबाद और कौशाम्बी का क्षेत्र पड़ता था और इसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी वत्स महाजनपद की। ठीक है। इसी के पास आपका चेरी महाजनपद भी लोकेट होता था। तो इस तरह से ये महाजनपदों से अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और बने रहिए साथ में, मिलते हैं फिर।